So, very good morning to all the students present in our class. It's 10 a.m. and now I'm going to start our class. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay, बेटा okay. 24 स्टूडेंट्स ओके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास की एग्जाम ड्यूटी की वजह से नहीं हो पाई थी, तो हमें आज पूरा टाइम देना है क्लास में, जिससे कि हम कंटेंट को कवर कर पाएँ। इसलिए मैंने वेट नहीं कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स का और क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो हमने अभी तक यूनिट 2 के मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑफ यूनिट 2. We have covered the RMS average value AC quantity. We have covered the RLC circuit and a combination of RLC circuit and advantage of power factor and all these things. We have already covered in our previous classes. So in our today's class, as I promised that we will discuss the numerical problem. तो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को हमने कराई क्लास के साथ, जिससे हम थ्योरी पढ़ते जा रहे थे और न्यूमेरिकल्स को करते जा रहे थे. Sorry, this will be the 20th 9. This is 29th December. तो अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास आरएलसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक जे कॉम्प्लेक्स तरीका है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो फेजर डायग्राम क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं ड्रॉ करता हूँ फेजर डायग्राम से. तो कंसीडरिंग द फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सर्किट, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं हमेशा वी आर, voltage across the resistor. Then at this side, in the rotating towards the positive 90 degree, we draw the VL, voltage across the inductor, and in this particular direction at negative, you can say negative 90 direction, or we can say that in the fourth quadrant we are having the VC component, voltage across the capacitor. इसके को कंसीडर करते हुए, इसी फेजर डायग्राम को कंसीडर करते हुए, अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना चाहे, अगर हम बात करें हम आर एक्सएल और एक्सी के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि जिसको हमने पहले भी ड्रॉ किया था कि हम वी आर को आई इंटू आर लिख सकते हैं. मैं लिख देता हूँ, वी आर इज नथिंग बट द आई इंटू आर, वी सी इज नथिंग बट द आई इंटू आई इज द करंट, आई इंटू एक्स सी, एंड वी एल इज नथिंग बट द आई इंटू एक्स एल. अब तीनों में मैं अगर आई से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर जो आपके पास जो हमने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, वेक्टर की लेंथ चेंज होगी, अदरवाइज इन फेजर की लेंथ चेंज होगी, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी चेंज. तो आर एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और वी एल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स एल एलिमेंट, और कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स सी एलिमेंट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, लेकिन क्योंकि हमें आज जे कॉम्प्लेक्स समझना है, तो हम इसको वापस से समझ रहे हैं आज. ये 90 डिग्री और ये -90 डिग्री. तो अब अगर हम आर, एक्सएल और एक्ससी इन तीन एलिमेंट को देखें, और हमने मैथमेटिक्स में जो आई कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा होगा, ए प्लस आई बी, आर एंगल थीटा, ये सारे कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे. तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला जो कंसेप्ट होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि आर हमारे पास एक्स एक्सेस में आ रहा है. मतलब if I draw the x-axis or reference axis, then here it will be the x-axis. तो r के साथ अगर मैं बोलूँ तो आप लिखोगे r के साथ ना तो प्लस i कंपोनेंट आएगा, ना ही माइनस i कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस एक्सेस पे आ रहा है. तो देयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी x कंपोनेंट, i कंपोनेंट. लेकिन अगर मैं एक्सेल के लिए लिखूं, तो आप बोलोगे इसको हम एक इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट्स वैल्यू विल बी प्लस i इंटू एक्स एल. और अगर मैं एक्स सी की बात करूं, तो एक्स सी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको हम नेगेटिव 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, दैट इट विल बी बिकम माइनस आई एक्स सी कंपोनेंट. ये प्लस आई और माइनस आई जो कंपोनेंट है, ये इमेजिनरी नंबर वाला कंसेप्ट है, जो आपने मैथमेटिक्स में 12th में जरूर पढ़ा होगा. अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, तो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले आप जो यहाँ पर आई लिख रहे थे, ये आई आप करंट को डिनोट कर रहे थे, और यहाँ पर जो आपने एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पे आपने आई से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया हुआ है. तो ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हम आई को रिप्रेजेंट करते हैं जे से. देन इट विल बिकम प्लस जे एक्स एल, एंड इट विल बी माइनस जे एक्स एल.
तो जहां कहीं भी हम जे लिखेंगे, जे का मतलब मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, और आई हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि हम आई से करंट को शो करते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला, रेजिस्टेंस एज इट इज रेजिस्टेंस ही रहेगा। तो इट विल बी ओम्स, दिस विल बी ओम्स, दिस विल बी ओम्स। इतनी बात सबको समझ में आती है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ओके, दैट्स वेरी गुड। तो अब देखिए, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, जितना मैंने अभी तक बताया क्या ये बात सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया, रजिस्टिव एलिमेंट आर, मैं एक इंडक्टर लेता हूँ ये एल, और एक कैपेसिटर मैं लेता हूँ यहाँ पर सी, आर एल सी, तीन एलिमेंट। तो कंसीडरिंग दिस आर एल सी एलिमेंट, आई एम राइटिंग हियर दैट दिस इज आर ओम। एक्सेल के अक्रॉस जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस इंडक्टिव इंडक्टेंस, इसको मैं लिख दिया एक्स एल ओम, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको मैंने एक्स सी ओम का नाम दे दिया। और फिर कहता है कि नाउ कैलकुलेट द इम्पीडेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। जेड आपको निकालना है, ए बी टोटल। तो आप बोलते हो कि सर जेड के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इफ द सर्किट इज हैविंग द आर एल सी एलिमेंट देन इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी, या डिफरेंस लगा दें एक्स एल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को हमने पहले क्लास में डिस्कस भी किया, आपने 12th में ही पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जो कंसेप्ट मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, इस कंसेप्ट से अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इसके फॉर्मूले को, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहें तब क्या होगा। तो कहता है अगर आप इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो आप लिखोगे कि आर जो आपने दिया था उसमें कोई प्लस माइनस जे कंपोनेंट नहीं होगा, तो मैं इसको आर ओम ही लिख देता हूँ। इसके बाद आपने कहा कि एक इंडक्टर एलिमेंट है, एक्सएल एलिमेंट है। इंडक्टर अगर होगा तो आपने कहा कि उसको प्लस जे से शो किया जाएगा, इट विल बिकम प्लस जे एक्स एल ओम। और थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पर है वो कैपेसिटिव एलिमेंट है, कैपेसिटर है। इसको हमने लिखा कि ये माइनस जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस जे एक्स सी ओम। यहाँ पर आ गया इसको, और कहता है अब ये सर्किट हो गया ए बी। हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने जब भी इसमें प्लस जे और माइनस जे कंपोनेंट को एक्सएल और एक्सी के साथ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब अब ये डायरेक्शन को खुद से लेके चल रहा है। अब हम इन यहाँ पे तीनों एलिमेंट को सिंपल कंसेप्ट जो हमारे पास होता है उस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं कि दीज थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में होते थे तो हम उन तीनों को ऐड करते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन चेंज होती सेम होती थी। अगर हम यहाँ पे तीन एलिमेंट ले रहे हैं R, XL और XC, तो अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, ऐसा मैं लिखूँ कि R Z इज इक्वल टू R प्लस XL प्लस XC, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। लेकिन यदि मैं ऐसा लिखता हूँ Z इज इक्वल टू R प्लस JXL माइनस JXC, तो ये जो तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि JXL ने अपने डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है प्लस जे से, और XC ने अपने डायरेक्शन को माइनस JXC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका सही है, तो देखते हैं क्यों सही है। इसको अगर सॉल्व करें मैथमेटिकली तो फॉर्मूला यही आना चाहिए, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। कहता है ठीक है, Z इज इक्वल टू R हो गया, यहाँ पे मैं J कॉमन ले लेता हूँ, देन इट विल बिकम XL माइनस XC। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ Z वैल्यू लेता हूँ, देन इट विल बिकम मॉड Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। Real part is the resistive R square plus imaginary part is XL minus XC। यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, if this is our equation number 1 and here equation number 2, then we can say that the equation number 1 is equal to equation number 2। इसका मतलब हम इस बात को वेरीफाई भी कर पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट को समझा कि एक्सएल को JXL से रिप्रेजेंट करना है और XC को माइनस JXC से, तो उसको सॉल्व करने के बाद वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर निकल करके आएगा। सर तो हम करंट को इमेजिनरी मान रहे हैं? करंट को इमेजिनरी नहीं मान रहे हैं यहाँ पर हमने, इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो करंट है वो एक अलग कंपोनेंट है, VL इक्वल टू IXL, VC इक्वल टू IXC। इसके बाद हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें R, XL और XC ये तीन कंपोनेंट आ गए यहाँ पर। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें केवल वो एलिमेंट्स है जिनकी यूनिट्स क्या है, ओम्स है।
अब हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। आपने शायद क्लास को लेट ज्वाइन किया इसलिए आप समझ यस नहीं सर, पाए। यस सर, हाँ तो सॉरी सर। हाँ, यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से शो कर रहे हैं। तो r जो है वो रेफरेंस एक्सेस पर है, x एक्सेस पर है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई रोल नहीं होगा। हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एक्सेल प्लस 90 डिग्री पर है, तो इसको मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं प्लस आई एक्सेल। और जो आपके पास एक्स सी कंपोनेंट है उसको अगर आप देखें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, माइनस 90 डिग्री एंगल पर है, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस आई एक्स सी। तो दिस इज नॉट द करंट बट दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लिख देता हूँ, ये ओके कॉम्प्लेक्स सर। नंबर वाला आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ये वाला आई जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। और जबकि ये जो आई है दिस इज करंट। इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज करंट, दिस वन इज आल्सो करंट। आप बाद में पढ़ोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए मैं तो लिख देता हूँ, दिस इज आल्सो करंट। और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई से करंट को शो किया है, इसलिए हमने इस आई वैल्यू को हमने जे से शो कर दिया यहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो इलेक्ट्रिकल में हर जगह आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे उसको आई से शो नहीं किया जाएगा, जे से शो किया जाएगा। तो हमने उस तरह उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, उसका एक फॉर्मूला जो हमको पता था वो लिखा, और फिर अपने कंसेप्ट से अप्लाई करके सॉल्व किया, और हमको वही सेम रिजल्ट मिला जो पहले मिल रहा था। इट मींस द कंसेप्ट इज करेक्ट, देयर इज नो चेंज इन द कंसेप्ट, देयर इज नो कह सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है इस कंसेप्ट में, नथिंग रॉन्ग विद दिस कंसेप्ट। तो इसके बाद एक छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल लेकर के पहले प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ चीजें समझ में आए। उसके पहले थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक रूल्स जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, सम बेसिक रूल्स आप लोग को पहले से पता होंगे, बस यहाँ पे लिख दूंगा तो आपके पास एक बार नोटबुक में आ जाए। सम बेसिक रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला, यदि मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस जे बी, अब आई नहीं लिखूंगा, जे लिखूंगा, a प्लस जे बी प्लस a प्लस जे कैपिटल बी। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो आप सबको ये पता होगा कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड होगा। तो आप इसको लिख दोगे a प्लस कैपिटल ए, एक पार्ट में आ गया, रियल पार्ट को रियल से ऐड कर दिया, प्लस इमेजनरी पार्ट j, इसको हमने अलग ऐड कर दिया b प्लस कैपिटल b। क्या एक सही है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, तो सिंपल है। इस तरह से मैं लिखता हूँ a प्लस जे बी, आपने पढ़ा है। इसको मैं अगर माइनस करता हूँ a प्लस जे बी के साथ, तो प्लस और माइनस सेम रूल फॉलो करते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस कैपिटल ए, और फिर मैं अगर प्लस जे कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल b माइनस कैपिटल b आ जाएगा। सेकेंड रूल। थर्ड रूल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस जे बी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A प्लस कैपिटल जे बी, तो ऐसे ये इस तरह से बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा कि मैं रियल पार्ट को रियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और जे लगा करके इमेजनरी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा लिखना पूरी तरह से गलत है, आप सबको पता है। इसमें हम वन बाई वन मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है कि a प्लस जे बी को मैं आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करूं, आर एंगल थीटा 1, और कैपिटल A प्लस कैपिटल जी को अगर मैं कैपिटल आर एंगल थीटा 2 में कन्वर्ट करूं, फिर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ। अब ये क्या कंसेप्ट आ गया? तो इसमें दो तरह के फॉर्मेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, रेक्टेंगल फॉर्मेट और पोलर फॉर्मेट। तो ये रेक्टेंगुलर a प्लस जे बी जो है उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट बोलते हैं, और आर एंगल थीटा को पोलर फॉर्मेट बोलते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस जे बी, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं आर एंगल थीटा 1, where the r value will be is equal to under root of a square plus b square, and theta 1 value will be the tan inverse of imaginary part which is b divided by real part, it is a। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर कैपिटल A प्लस कैपिटल जे बी, इसको मैं अगर कैपिटल आर एंगल थीटा 2 का नाम देता हूं, तो यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ
real part square plus imaginary part square, and the angle theta 2 will be tan inverse of imaginary part b divided by real part a. ये पढ़ा है आप लोगों ने पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब आपके पास यहाँ पर a प्लस जे बी को हमने r एंगल थीटा 1 में लिख लिया, और a प्लस कैपिटल जी को कैपिटल r एंगल थीटा 2 में लिख दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस तरह से, तो मैं फिर से लिख देता हूँ a प्लस जे बी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A प्लस कैपिटल जे बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r एंगल थीटा 1, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, multiplied by capital R angle theta 2. Then what will be the answer? Anyone? Now we can multiply R multiplied with the R value, R into R, and the angle will become theta 1 plus theta 2. तो अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में आंसर है, अगर हमें ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन जो है वो पोलर फॉर्म में इजी होता है। ओवरऑल कहना चाहता हूँ, जब आपको एडिशन करना होता है तो एडिशन के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो इजी होती है, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए पोलर फॉर्म इजी होता है। पोलर फॉर्म क्यों? इसको आप आर एंगल थीटा 1 में ले लीजिए, इसको आर एंगल थीटा 2 में ले लीजिए। उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, इट विल बिकम थीटा 1 प्लस थीटा 2। मान लीजिए कि आर एंगल माइनस थीटा 2 है, तो फिर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि स्मॉल a प्लस जे बी। सर एंगल ऐड हो जाएंगे? एंगल ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल यही रूल है, एंगल ऐड हो जाते हैं। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ कैपिटल A प्लस कैपिटल जे बी से। यहाँ पर भी डिवाइड करने के लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं, सारे रूल आपको पता होंगे। अगर मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, अब मैंने पहले भी लिखा हुआ है आर एंगल थीटा 1 में, और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल आर एंगल थीटा 2 में। अब आप डिवाइड कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज आर एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर एंगल थीटा 2। और बेटर हम लिखें अगर इसको, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर एंगल थीटा 2। इस केस में क्या हो जाएगा, आर को आर के साथ आप डिवाइड कर दोगे, और एंगल जो बनेगा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। डिफरेंस भी क्या, बल्कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो वहां पर पोलर फॉर्म से रिजल्ट इजी हो जाते हैं। जैसे जब मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड्स थे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों एंगल को ऐड कर दिया। डिवाइड किया तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया और एंगल को माइनस कर दिया। थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2, जब थीटा 2 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन ले लेगा, तो हो जाएगा थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा 2। तो दीज आर सम बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स for the addition, subtraction, multiplication and division of the complex numbers. Any doubt, any issue, anything that you want to discuss here in this regard? सर हमेशा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ही होगा ना सर? बिल्कुल, हमेशा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, हमेशा। ओके सर। 29। तो ये जो रेक्टेंगल से जो पोलर में कन्वर्जन मैंने किया हुआ है, ए प्लस जे बी को आर एंगल थीटा 1 में, और इस तरह से ये आपके कैलकुलेटर से इजीली पॉसिबल है। आप इसको इजीली कर सकते हैं, बल्कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में भी जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया उसमें भी ये दिया होगा। थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ये है रेजिस्टेंस दिया, और एक मैंने यहाँ पे कह लिया 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये 2 ओम। इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए चोक कॉइल नंबर 1। एक दूसरी चोक कॉइल में लेता हूँ, इसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है सीरीज में, दिस इट इज हैविंग द 3 ओम and 4 ohm. This is another choke coil, giving the name choke coil number 2। इस तरह से। अब क्वेश्चन है कि the two choke coils are connected in series। मैं लिख देता हूँ, two choke coils are
connected in series, then calculate the resultant impedance या फिर इम्पीडेंस अपने आप में रिजल्टेंट कवर करता है। कैलकुलेट द इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म में यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका आंसर जब आप निकालोगे तो उसका आंसर कैसे निकालोगे? आप लिखोगे कि जो 1 है यहाँ पर उसको आप लिख सकते हो कि 1 विल बी द 1 ओम, कोई जे नंबर नहीं यहाँ पे आएगा, और इसको आप लिखोगे प्लस जे 2 ओम क्योंकि इंडक्टर है। फिर आप थर्ड एलिमेंट लिखोगे, आप इसको लिखोगे 3 ओम क्योंकि रजिस्टर है। फिर उसके बाद एलिमेंट इंडक्टर है तो आप इसको आप प्लस J2 लिख दोगे। आप बोलोगे यही सर ने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद बोलोगे अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो सारे एलिमेंट सीरीज में ऐड किया सकते हैं। अब आप Z की वैल्यू लिखोगे, Z विल बी 1 प्लस J2 प्लस 3 प्लस J2। मान ली मैं यहाँ 2 ले लिया, हाँ ठीक है, 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 था, ये J4 होगा, यहाँ पे मैं इसको 4 ले लेता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर सिंपली 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, रियल पार्ट अलग ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड करेंगे तो जाएगा J6 और प्लस 2 इट विल बिकम 4 प्लस J6 ओम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। Z की वैल्यू इस तरह से आ गई। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो आंसर दिए गए वो सारे पोलर फॉर्म में दिए गए। उन्होंने कुछ वैल्यू लिख दी 10 एंगल θ1, 10 एंगल θ2, 20 एंगल समथिंग, कुछ तरह से वैल्यू 4 ऑप्शन दिए। तो आपको इस वैल्यू को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लें या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले केस में क्योंकि सिंपल है, r विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x मींस 6/4। क्या कोई सॉल्व करके बता सकता है इसके आंसर कितने आ रहे हैं? सर 7.21 आर की वैल्यू 7.21, okay, 7.21 is the r value and theta value will be और tan इनवर्स क्या आ रही है 56.3 6 divided by 4. This is 56.3. 56.3. तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर निकल करके आएगा द z वैल्यू विल बी 7.21 एंगल 56.3। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको कोई एक ऑप्शन सॉल्व करके उसको आंसर मार्क करना है। ये सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह का डाउट अगर है तो अभी पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनीवन? अगर समझ में आ गया तो हाँ भी बोल सकते हैं। यस सर। नो सर, नो सर, यस सर आ गया। ओके थैंक यू। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर 2। तो अब मैं इसको लिखता हूं द 2 choke coil 1 plus J2 ohms and 3 plus J4 ohm। वही सेम चोक कॉइल जो मैंने पहले डायग्राम से शो किया था, मैंने उसको अच्छे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया। पेपर क्वेश्चन ऐसे कह सकता है द 2 choke coils 1 plus J2 ohm and 3 plus J4 ohm are connected in parallel then calculate the resultant impedance of the circuit ये क्वेश्चन आपको दिया गया। इस क्वेश्चन में किसी की तरफ से कोई इनपुट, कोई कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है, ऐसे करेंगे कैसे करेंगे? एनीवन? सर रियल डिवाइड कर देंगे सर। रियल पार्ट को पैरेलल में लेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को पैरेलल में लेके सॉल्व करेंगे अलग अलग। ओके, चेक करते हैं कैसे आप जैसा आपने बताया और जो सही सोल्यूशन है उसको मैच कर लेते हैं। तो 2 choke coil की बात की थी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि अभी आप जस्ट इस कंसेप्ट में आए हैं तो आपको गलतियां होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
तो यहाँ पर 1 प्लस J2 था, तो मैं लिखता हूँ 1 ओम्स, ये हो गया, ये J2 ओम्स हो गया, ये 3 ओम हमने ले लिया इसको, और ये J4 ओम। ये सर्किट है, दो चोक कॉइल पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए और ओवरऑल सर्किट का आपको इम्पीडेंस निकालना है। अब इसमें जब तक सीरीज में था, तो सीरीज में तो आपने कहा कि सर आपने सीरीज में बताया था कि सारे एलिमेंट जब सीरीज में होते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। जैसे 3 या 4 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते थे। जब हमारे पास R और L के कॉम्बिनेशन आए तो हमने इसको, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग था, R का डायरेक्शन अलग था और एक्सेल का डायरेक्शन अपना अलग है, तो हमने उसमें डायरेक्शन को ऐड करने के लिए जे को इंक्लूड कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब ये अपने डायरेक्शन को खुद से लेके चल रहा है तो अब हम इनको सीरीज कंसेप्ट से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस J2 प्लस 3J प्लस J4। मतलब सीरीज का जो रूल था कि ऑल एलिमेंट का एडिशन करना है, प्लस 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 करते जाना है, और उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर J को डाल दिया। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है ये पैरेलल है। अब पैरेलल में अगर सॉल्व करना है तो अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते, इफ वी आर हैविंग द टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला ओके, तो अगर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2, और हमें इसका रिजल्टेंट लेना है AB के अक्रॉस, तो आप लिखोगे R, यहाँ लिख देता हूँ, RAB इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सॉल्व करके शायद यही वैल्यू आती है जो आप बता है ना, सॉल्व करके जो आप बता रहे हो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आता है। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। बेसिकली रिजल्टेंट विल बी द R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो जिस तरह से मैंने इस वाले केस में कहा कि सीरीज है तो सबको ऐड कर दो, अब पैरेलल में भी हमें क्या करना है, इंपीडेंस, पहली ब्रांच का जो इंपीडेंस है अगर मैं उसको Z1 का नाम दूं और सेकंड ब्रांच के इंपीडेंस को अगर मैं Z2 का नाम दूं, if I give the name to this impedance as Z1 and this impedance as Z2, then it will become Z1 into Z2 divided by Z1 plus Z2. This will be the Z equivalent. जो रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमने इंपीडेंस के लिए लगा दिया। और क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमने कहा कि अब डायरेक्शन को लेकर के हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे हमारे पास आ गया है, वो डायरेक्शन को खुद से एडजस्ट कर लेगा। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? इस फॉर्मूले को लिखने में किसी को कोई डाउट है? कुछ गलत लग रहा है या सही है? सर सही है, सही है ना? तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैथमेटिक्स आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Z इक्विवेलेंट, इट विल बी Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू 1 प्लस J2 3 प्लस J4 हो जाएगा, 1 प्लस J2 multiplied by 3 plus J4 divided by 1 plus J2 plus 3 plus J4, Z1 into Z2 divided by Z1 plus Z2। इस तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें मैथमेटिक्स है। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आप R एंगल थीटा में कन्वर्ट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, वो भी रहेगा। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है या फिर फर्दर मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर लोगे? छोड़ दूं मैं इसको यहीं पे? यस सर, कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा ना? हाँ, अब इसमें इसको सॉल्व करिएगा, और बेटर ये होगा, पता है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है। आप सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा A+IB फॉर्म में और R एंगल थीटा फॉर्म में, दोनों में मिलेगा। तो rather than wasting your time in the mathematical part, use calculator and solve the question। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर। Yes, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए सर। देख लीजिए, बिल्कुल सर, मतलब सॉल्व कर दीजिए सर, ये एक बार सीख लूं सर, फिर उसके बाद कर लूंगा सर। इसमें क्या, इसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत सॉल्व करने के लिए। सर इसमें नीचे कॉम्प्लेक्स आ रहा है सर, उसको कैसे हटाएंगे?
उसको भी जैसे पोलर में हमारी कर लेंगे ना कन्वर्ट वापस। और क्या 1+J2 आपको यहाँ से मिल गया मल्टीप्लाइड बाई 3+J4 आपको यहाँ से मिल गया। अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जब ऐड करेंगे तो J6 हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आर एंगल थीटा अगर सिंपल फॉर्म होता है तो 1+J2 को आप कन्वर्ट कर दीजिए आर एंगल थीटा में। यहाँ पर आर क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे थीटा एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इस तरह से 3+J4 इसको आप आर एंगल थी सर नीचे से, अरे नीचे से भी करेंगे सब हो जाएगा। Yes. 3+J4 को जब सॉल्व करेंगे तो उससे आएगा कि यहाँ पर r की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स 4/3। अब नीचे जो आप बोल रहे थे 4+J6 इसके लिए करते हैं 4+J6। अब कर रहा हूँ तो पूरा कर दूंगा ना, इसलिए मैं बोल रहा था। r हो गया अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इस केस में थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स मीन्स 6/4। अब आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा? अंडर रूट ऑफ 5 आएगा ना। यस यस सर। अंडर रूट 5 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 5 2.23 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे रहेगा 2.23। एंगल कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 63 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है 63.43 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 960, सबको पता है कि ये 5 आता है शायद, और tan इनवर्स ऑफ 53.1 डिग्री आ ओके। और इसको सॉल्व करते हैं 4 और 6 से कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 7.21 एंगल 56.3 डिग्री। ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। 1+J2 की वैल्यू है 2.23 63.43, 2.23 एंगल 63.43 मल्टीप्लाइड बाई 3+J4 को सॉल्व किया तो 5 एंगल 53.1 दिया जाएगा। 5 एंगल 53.1 डिवाइडेड बाई, अब ये जो डिवाइड में था वो क्या था? 7.21 एंगल 56.3, ये आ गया। हमने कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं इसको नाम देता हूं तो पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। अब उसके बाद आपको सॉल्व करने के बाद जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, और एंगल ऐड हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 63.43 प्लस 53.1 एडिशन हो गया, डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू जाएगी 7.21 एंगल 56.3 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.15। हाँ, 2.23 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7.21। मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। और जब एंगल लेंगे यहाँ पर तो ये दोनों एंगल पहले ऐड हो जाएंगे और 56 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 63.43 विल बी द 63.43 प्लस 116.5 116.5 माइनस 56.03, ये जो भी है 60.2 ये आ जाएगा 60.2 डिग्री। तो दिस विल बी द फाइनल जेड इम्पीडेंस इक्विवेलेंट। अभी ठीक है बेटा? यस तो सर, पूरा थैंक क्वेश्चन यू। करते हैं, है ना? ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा था, चलिए इस क्वेश्चन से करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन ईच ब्रांच, द सप्लाई करंट एंड द पावर फैक्टर आल्सो कंज्यूम दिस पार्ट। पेज चेंज करता हूं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, अब इस सर्किट डायग्राम में आपको निकालना है। पहला पार्ट देखते हैं कि द करंट एंड द पावर कंज्यूम्ड इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच का मतलब है दिस इज रेजिस्टिव ब्रांच IR, दिस इज इंडक्टिव ब्रांच IL, एंड दिस इज कैपेसिटिव ब्रांच IC।
तीनों में करंट लिख दिया गया है और कह रहा है कि आपको जो वोल्टेज दिया गया है वो 100 एंगल 45 डिग्री वोल्टेज दिया है। सबसे पहले हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक रूल्स है वो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। अगर पैरेलल में बात करें तो वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। तो सप्लाई वोल्टेज जो 100 एंगल 45 है वही IR वाली ब्रांच में होगा, वही IL वाली ब्रांच में होगा, वही IC वाली ब्रांच में होगा। तीनों ब्रांच में यही होगा। तो अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्म लिख देता हूँ। I इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे हम लिखेंगे V डिवाइड बाई Z। तो यहाँ पर V डिवाइड बाई जब Z लिखेंगे तो देन इट विल बिकम V आपने लिखा 100 एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाई Z। फर्स्ट ब्रांच की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल एलिमेंट 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे IR की वैल्यू जाएगी। IR के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको सेकंड IL कैलकुलेट करना है। अगेन इन द पैरेलल द वोल्टेज विल रिमेन द सेम, तो दिस वैल्यू विल बी 100 एंगल 45 डिग्री, वोल्टेज इज सेम, डिवाइडेड बाई अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 और इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी है J5√3। तो आप यहाँ लिख दो J5√3, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद IC की वैल्यू, अब यहाँ पर IC की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एंगल 45 डिग्री, फिर से आ गया, और डिवाइड बाई अब की बार यहाँ दिया गया IC में रेजिस्टिव एलिमेंट इज 5 और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो दिया गया वो माइनस में दिया गया है, तो ये हो जाएगा -J5√3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो हम जेड की वैल्यू को अगर इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते थे कि 100 एंगल 45 और डिवाइडेड बाई 5 और ये जो दिया गया है यहाँ से हम इक्विवेलेंट जेड निकाल लेते √5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर। तो आप सॉल्व उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एंगल जो है वहां आप उसको मिस करते हैं, और जब आप एंगल को मिस करते हैं तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होती है कि आप फेजर डायग्राम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Now you are required to solve these values। तो I think कि आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा। समथिंग मैं लिख देता हूँ, R है तो मैं इसको लिखता हूँ R एंगल थीटा R, ऐसे कोई रिजल्ट आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इसके रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ व्हेन यू विल अप्लाई द मैथमेटिक्स देन द रिजल्ट विल बी L एंगल थीटा L एंगल, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा C एंगल थीटा C। मैंने सिर्फ नाम दे दिए इन वैल्यूज के। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है आपको यहाँ पर निकालना है पावर कंज्यूम्ड इन ईच ब्रांच, और उसके बाद हम पावर फैक्टर भी। तो अगर इसमें हम एक पार्ट और भी ऐड कर सकते हैं कि हम हर एक ब्रांच का अलग अलग पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो हर एक ब्रांच का अलग अलग पावर फैक्टर अगर निकालेंगे तो फर्स्ट ब्रांच का पावर फैक्टर क्या होगा जिसमें 10 ओम लगा हुआ है, एनीवन पावर फैक्टर ऑफ दिस ब्रांच व्हाट विल बी द वैल्यू 1। सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, तो पावर फैक्टर विल बी द यूनिटी। अगर मैं सेकंड वाली ब्रांच के लिए बात करूं और यहाँ पर मैं पावर फैक्टर कैलकुलेट करूं तो आपके लिए फॉर्मूला आपके पास है R बाई मॉड ऑफ जेड। आप इस फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला R बाई, जिसको हम R बाई जेड लिखते हैं, वो R बाई मॉड ऑफ जेड होता है। तो यहाँ पर आप R बाई मॉड जेड से भी कर सकते हैं, या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू आर हैविंग द वोल्टेज को के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे फेजर तो ये 45 डिग्री पे कहीं आपको फेजर यहाँ पे दिया हुआ है, V वोल्टेज दिया गया है 45 डिग्री एंगल पे। और जो आप इस करंट को सॉल्व करोगे तो जो मैंने लिखा हुआ है L एंगल थीटा L, तो यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगा करंट के लिए। तो आप करंट का फेजर भी यहाँ पे ड्रॉ करिए थीटा L एंगल पर, और वहां से आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेजर एंगल मिलेगा जिसको सॉल्व करके आप पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। Is this okay? मतलब you are having the two possible solutions for this part, for the calculation of the power factor. कर लेंगे इसको? Yes sir. Okay. The second part is power consumed. Power consumed in each branch. हर एक ब्रांच में कितनी पावर कंज्यूम होगी अब आपको ये कैलकुलेट करना है। Anyone? Power consumed in each branch. सर ये एक्टिव पावर ही होगी ना? Active power, consumed power is the active power.
मीन्स अगर मैं बात करता हूँ पहली ब्रांच तो वो पी आर मैं नाम दे देता हूँ, सेकंड ब्रांच में जैसे इन्होंने करंट को आई एल लिखा था मैं पी एल लिख देता हूँ, थर्ड ब्रांच को मैं यहाँ पर पी सी लिख देता हूँ। पावर के लिए जब भी फॉर्मूले की बात करें, अगर रिएक्टिव पावर पूछेगा तो नाम क्लियर मेंशन करेगा कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर, अदरवाइज ये क्लियर मेंशन करेगा कि VAR पावर, कभी कभी यूनिट देता है, कैलकुलेट द VAR पावर, वोल्ट रिएक्टिव पावर या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, तो वो जाएगी रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर होगा तो क्लियर लिखेगा कैलकुलेट द एम्पियर पावर या फिर कैलकुलेट द वोल्ट एम्पियर पावर। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा है, सिर्फ पावर लिख के छोड़ दिया, इट मींस they want to ask the real power for which the formula is P is equal to V into I into cos phi। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा VRMS IRMS cos phi। This formula will be mod of VRMS mod of IRMS cos of theta। ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं तो जहां जहां मैं मॉड लगा रहा हूँ उन फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखा तो R बाई मॉड जेड कर दिया, R बाई जेड करोगे और उसके जेड को R एंगल थीटा में लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही वोल्टेज और करंट जब पावर निकालोगे तो मॉड ऑफ VR मॉड ऑफ IR कॉस ऑफ थीटा से आप इसको सॉल्व करेंगे। और मॉड ऑफ VR की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 100 VRMS वैल्यू, मॉड ऑफ IR की वैल्यू जो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो वो R वैल्यू दी गई है, और पावर फैक्टर पहले केस में आपने बताया कि यूनिटी है तो मैं लिख देता हूँ दिस विल बी 100, दिस विल बी R। अब R को कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिस्टेंस को R लिख रहा हूँ, जो मैंने करंट को यहाँ पे R का नाम दिया है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई R, और cos थीटा की वैल्यू आपने 1 बताई, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही PL सेकंड वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ VR मॉड ऑफ IR इनटू कॉस ऑफ थीटा। मॉड VR की वैल्यू फिर से 100, वोल्टेज वही है, मॉड IR को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो L वैल्यू को हमने यहाँ शो किया है, और पावर फैक्टर आप यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमने बताया, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे ही थर्ड ब्रांच के लिए भी सेम फॉर्मूला मॉड ऑफ VR मॉड ऑफ IR इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो आज इस वाले क्वेश्चन को लेकर के आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने नोटबुक पे जा करके, तो कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा? यस सर। इसके बाद आ रहा है था सप्लाई करंट। एक्चुअली इसमें ये है, मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिक रूल्स तो बिल्कुल सेम है, जो अभी तक हमने बेसिक रूल्स पढ़े हैं वही, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वही इम्पीडेंस में लगा दिया, सीरीज पैरेलल के लिए वोल्टेज पैरेलल में सेम, सीरीज में सब कुछ फॉर्मूले बेसिक रूल्स वही हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इंक्लूड हो गया है, तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब जैसे मैं पार्ट 2 में आऊं और बोलूं कि कैलकुलेट द सप्लाई करंट, सप्लाई करंट मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है सप्लाई से वो करंट होगा, तो सप्लाई करंट के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ बनेगा, किरचॉफ करंट लॉ को अगर अप्लाई करें तो IR प्लस IL प्लस IC। बिल्कुल सही। सप्लाई करंट के लिए फॉर्मूला जो यहाँ बनेगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में आप लिखोगे यहाँ पर कि I विल बी इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। कंसेप्ट उसमें कुछ भी नहीं है। अब IR IL और IC की वैल्यू को आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, IR की वैल्यू आप यहाँ निकालोगे, IL यहाँ निकालोगे, IC यहाँ निकालोगे, इन तीनों वैल्यूज को पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे, फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आर सिंपल बट थोड़ा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटा म्यूट योर माइक। यस यस सर, वो जो पहला IL था उसमें मतलब जो एंगल है वो है ना 60 डिग्री से लैगिंग आ रहा है ना? ओके। और जो सेकंड वाला है उसके अंदर 60 डिग्री से लीडिंग आ रहा है, तो उसके अंदर कॉस के अंदर प्लस 60 और माइनस 60 लेंगे क्या? इस वाले केस में यहाँ पर मतलब पहले वाले में 60 डिग्री, पहले वाले में IL वाले में 60 डिग्री लैगिंग और लीडिंग देखिए आएगा। लैगिंग और लीडिंग का कारण क्या है कि यहाँ पर इंडक्टर है तो लैगिंग है, कैपेसिटर है तो लीडिंग है, लेकिन वो प्लस या माइनस क्या लेंगे, वो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अपने आप वो एंगल को एडजस्ट करेगा, आपको सिर्फ प्लस माइनस लगाना नहीं पड़ेगा। पहले वाले केस में वो प्लस साइन खुद ही देगा और सेकंड वाले केस में IC वाले केस में वो माइनस साइन खुद लिख करके आएगा। सॉल्व करिएगा इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकली तो यहाँ पे माइनस खुद से आएगा, उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो माइनस और प्लस आएगा तो उससे आप ये खुद समझ पाएंगे, क्योंकि ये इंडक्टिव एलिमेंट था तो प्लस आ गया थीटा, और क्योंकि ये कैपेसिटिव एलिमेंट था तो यहाँ पे माइनस आ गया।
नहीं सर, मैं आई की नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो पावर फैक्टर की बोल रहा हूँ। पावर फैक्टर में, हाँ इस वाले पार्ट में, ठीक है, पावर फैक्टर में पूछिए। पावर फैक्टर में जो आई एल के साथ में निकाला जा रहा था, मतलब इंडक्टर वाले में, उसमें थीटा 60 से ये, हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। 60 से लैगिंग आ रहा था, मतलब आ रहा है, मेरा आपने कैलकुलेट करा मैंने आपने तो। इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया? यस सर। कितना आंसर आ रहा है इसका? सर ये आ रहा है 10 एंगल -15। 10 एंगल -15, सही बोल रहे हो? यस सर। और इस वाले केस में कितना आ रहा है? उसके अंदर आ रहा है 10 एंगल 105। 105। देखो मुझे नहीं पता कि ये मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ कि आपने सही बताया। बाकी लोग इसे प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, ये मानते हुए कि सर ने किया सही ही होगा, ये ना मानते हुए। तो इस वाले केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 एंगल, अच्छा 105 आपका एंगल है, आप 90 से अबव चले गए ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 45 डिग्री पे कहीं यहाँ पे वोल्टेज है, 45 डिग्री पर वोल्टेज भी, और -15 डिग्री पे यहाँ पे कहीं आपकी करंट आ जाएगी। और ये 105 ही आ रहा है, इसको कॉस में इसको 90 से साथ रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? 90 प्लस माइनस थीटा करके के अंदर सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, छोड़ो। सर वो फेजर यहाँ पे डायग्राम इसको में 60 डिग्री से लीड कर रहा है। वो वही दूसरा देख रहा वाला हूँ, 60 डिग्री से लीड कर रहा है फेजर में। वही ड्रॉ कर रहा हूँ। 45 डिग्री यहाँ पर आ गया ये वोल्टेज। करंट को आपने 105 बताया, तो 105 पे 90 यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे करंट, जैसे भी करंट आ गई। तो यहाँ पे इसको 105 लिखे रहने दीजिए, यहाँ पे 105 डिग्री आ गया, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जो है वो 60 डिग्री से लीड कर जाएगा। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 105 भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आप उसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप उसको प्लस 65 भी, ठीक है, तो नहीं सर ठीक है, आप 105 ही लिखिए, रेफरेंस से लिखिए 105 लिखिए, ठीक है, ये है ना। यही अब सर लिखिए, मैं कोई बोल रहा प्लस हूँ कि अपन जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस के अंदर थीटा यही वाला लिखेंगे 60 डिग्री। यही लिखेंगे, बिल्कुल यही हाँ, लिखेंगे। तो 60 V जब और I के लैगिंग बीच आ में, रहा है, सब 60 लैगिंग आ रहा है, हाँ, उसको -60 लिखेंगे कि नॉर्मली नहीं 60 नहीं नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको आप हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, उसको मॉड ऑफ अच्छा कॉस ही ठीक है रखेंगे, सर, तो मॉड बस ऑफ मैं कॉस। वो पूछ रहा था कि लैगिंग और लीडिंग में माइनस का साइन तो नहीं होगा ना, नहीं बस वो पूछ रहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसको मॉड कर दीजिए। था। हाँ ठीक है सर। यहाँ हम सेकंड वाले पार्ट में थे, करंट वाले पार्ट में थे, सप्लाई करंट को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखा। अब यहाँ पे कह रहा है सप्लाई करंट और पावर फैक्टर। अभी पावर फैक्टर की जो बात कर रहा है पार्ट 2 में, ये ओवरऑल पावर फैक्टर की बात कर रहा है, मतलब सर्किट पावर फैक्टर की बात कर रहा है। सर्किट पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, जो सप्लाई वाले कंपोनेंट है, यहाँ से जो वोल्टेज है और जो जितना करंट है, हम उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि अगर हमने पावर फैक्टर ब्रांच 1 का निकाला तो ब्रांच 1 की कंपोनेंट को लिया, ब्रांच 2 का निकाला ब्रांच 2 कंपोनेंट लिया, ब्रांच 3 का निकाला तो ब्रांच 3 कंपोनेंट लिए। लेकिन जब ओवरऑल निकालेंगे तो या तो हम इंडिविजुअल को निकाल करके सॉल्व करें, या फिर कहता है इस पूरे सर्किट का सप्लाई जो है वो चल तो यहीं से रहा है, सोर्स तो यहीं पर है। अगर हम इस सोर्स के लिए पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लें, देन इट विल बी कंसीडर एज द पावर फैक्टर ऑफ द कंप्लीट सर्किट। तो यहाँ पर अगर सोर्स की बात करें तो वोल्टेज आपने निकाला हुआ है 100 एंगल 45 डिग्री, और करंट की बात अगर करें तो आपने यहाँ पर करंट कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू आर हैविंग द वोल्टेज ऑफ सप्लाई वोल्टेज, जिसको आपको दिया गया है 100 एंगल 45 डिग्री। और आई सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कौन सी है, आई, जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है तीनों को ऐड करके। इसका समथिंग आर एंगल थीटा प्लस माइनस थीटा कुछ एंगल आएगा। इन दोनों को यूज करके आपको ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड देन कैलकुलेट द cos of phi value. It will provide the overall power factor of the circuit diagram. Is it okay? Yes, sir. Okay, ठीक है। Now coming to this question, this example. The question is saying that two impedances Z1 is equal to 10 plus J15 and Z2 is equal to 6 minus J8 are connected in parallel. The total current supplied is the 15 ampere. What is the power taken by the each impedance? ये क्वेश्चन हमें करना है। तो
सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि जैसे मैं Z1 लिख रहा हूँ, Z1 इज इक्वल टू 10 प्लस J15, तो इसमें जो 10 है, 10 ओम जो है, ये कौन सा एलिमेंट है? रजिस्टर है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है? सर रेजिस्टर। रजिस्टर। वेरी गुड। जो मैं यहाँ पे J15 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 15 ओम लिखूं तो 15 ओम कौन सा एलिमेंट होगा? R, L या C? इंडक्टर। इसी तरह से मैं Z2 लिखता हूँ 6 माइनस J8, तो 6 जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, और जो 8 होगा वो क्या होगा? कैपेसिटी। कैपेसिटेंस। ओके, वेरी गुड। अब ये आपके पास एलिमेंट है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं इसको लिख देता हूँ Z1 एंड Z2, दीज टू दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस Z1 Z2 पैरेलल में है। द टोटल करंट सप्लाइड इज द 15 एम्पियर। टोटल करंट सप्लाई मतलब यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 15 एम्पियर ही करंट है। जो यहाँ पे कोई सोर्स लगा होगा, उस सोर्स से जो नेट करंट का फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द पावर टेकन बाय द ईच इम्पीडेंस। हर एक इम्पीडेंस ने कितना पावर लिया, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पावर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना करंट जा रहा है और यहाँ पर कितना करंट जा रहा है। व्हाट इज द करंट I1, व्हाट इज द करंट I2, ठीक है? क्योंकि पावर कैलकुलेट करने, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या फॉर्मूले यूज करोगे, कोई बता सकता है? सर काफी डिस्टरबेंस होती है सर, किसी की माइक ऑन है। नहीं, डिस्टरबेंस माइक से नहीं हो रही है, एग्जाम भी चल रहा है पहले इसलिए। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी हिंट नहीं दूं तो आपके हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Which formula you will use? What concept you will apply here to solve this question? सर Z इक्विवेलेंट निकाल के फिर V निकाल लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद उससे पावर निकाल लेंगे हर एक कंपोनेंट का, VRMS IRMS से। ओके, तो अभी जो मुझे, वैसे मैं सॉल्व कर रहा था दूसरे मेथड से, लेकिन अभी जो मुझे सजेस्ट किया गया है मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। दिस इज बेटर वे एंड इट विल इंक्लूड द प्रीवियस कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास फ्यू मिनट्स बिफोर। अभी जो मुझे सजेस्ट किया गया तरीका वो ये बताया गया कि पहले हम Z इक्विवेलेंट निकालेंगे। Z इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? दो इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यू आर हैविंग circuit is like this, you are having a impedance Z1 and you are having a impedance Z2. These are the two impedance and these two impedances are connected in parallel। इस तरह सर्किट, यहाँ मैं A B लिख देता हूँ। इन्होंने कहा पहले Z इक्विवेलेंट निकालेंगे। ओके, कैलकुलेट द Z इक्विवेलेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला Z1 into Z2 डिवाइडेड बाय Z1 plus Z2। ठीक है, Z1 की वैल्यू 10 प्लस लिख देता हूँ 10 प्लस J15 मल्टीप्लाइड बाई Z2 की वैल्यू 6 माइनस J8 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 10 प्लस J15 प्लस 6 माइनस J8, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब आपसे यहाँ से आप Z इक्विवेलेंट निकालोगे, तो ये Z इक्विवेलेंट इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक नेट इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ यू आर हैविंग ए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लाइक दिस, और इसमें जो सप्लाई करंट जो प्रोवाइड की जा रही थी वो 15 एम्पियर की करंट को यहाँ पर इनपुट किया जा रहा था। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप बेटा? यस सर। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास सर्किट आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हम इससे कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू आर हैविंग द करंट, यू आर हैविंग द इम्पीडेंस। नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला V is equal to I into Z। I वैल्यू इज 15 एंड द Z वैल्यू इज Z इक्विवेलेंट। जो भी आपने सॉल्व किया वहां से आपको एक वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज जो होगा उस वोल्टेज को हम सिंपली नाम दे सकते हैं, दिस वोल्टेज विल बी द वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल या फिर सप्लाई वोल्टेज VAB। यही कैलकुलेट करना चाह रहे थे आप? यस सर।
ओके, इसके बाद क्या करेंगे? नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? सर पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, सही है। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? VRMS IRMS cos cos phi। फाई, ठीक है। तो VRMS IRMS cos फाई फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आपको फिर से करंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूँ। इन्होंने क्या किया, ओवरऑल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया सर्किट के अक्रॉस। तो अब मैं सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो अब कहता है कि अब आपके पास सर्किट डायग्राम में एक Z1 जो इम्पीडेंस है, क्योंकि हमें हर एक ब्रांच का अलग अलग निकालना है, तो इसलिए मैं बार बार ब्रांच को अलग अलग ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हर एक ब्रांच का अलग अलग पावर कंज्यूम निकालना है। तो Z1 Z2 को हमने यहाँ कर लिया। पहला सर्किट जो था, करंट 15 एम्पियर हमें यहाँ पर आ रही थी, उसका करंट 15 एम्पियर को निकाल लिया। और उसके बाद जो सप्लाई वोल्टेज था VAB, वो टर्मिनल A और टर्मिनल B के अक्रॉस हमें यहाँ पर मिल गया VAB वोल्टेज। दिस इज टर्मिनल VAB, यहाँ पर VAB हमको वोल्टेज मिल गया। तो ये सर्किट डायग्राम आ गया। नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू, जो जो मैंने यहाँ लिखा है इन साइड टर्म्स की वैल्यू आपको पता है। VAB आपके लिए नोन वैल्यू, आपने सॉल्व कर लिया, 15 एम्पियर दिया गया था। Z1 आपको पता है, Z2 आपको पता है। अब हमको पावर निकालना है ब्रांच 1 में, पावर निकालना है ब्रांच 2 में। अब पावर के लिए यदि आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, P इज इक्वल टू VRMS मॉड ऑफ IRMS मॉड ऑफ और cos फाई मॉड वैल्यू। तो आपको VRMS चाहिए, तो आप बोलोगे कि जो VAB वोल्टेज है वही इस वाली ब्रांच का वोल्टेज है। ठीक है, यदि आप P1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लिख दोगे VAB मॉड ऑफ VAB वैल्यू। ठीक है, लेकिन IRMS ब्रांच 1 की जो I1 करंट है, ये करंट आपको पता है क्या? इस वाली ब्रांच की करंट तो आपको पता नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास करंट की वैल्यू नहीं आती। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पर पावर को कैलकुलेट करने के दो और फॉर्मूले हमारे पास हैं। वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, और पावर हमारे पास जो है वो सॉरी वोल्टेज जो हमारे पास है वो पैरेलल में सेम होता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिए V स्क्वायर बाई R। नहीं मॉडल पे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो रजिस्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट जो है हमने पहले ही कैलकुलेट किया कि एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या होगी, एक्सएल में 0 होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर एक्ससी में क्या होगी, 0 होगी। केवल रेजिस्टेंस में ही पावर मिलती है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम अपनी जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। P1 इज इक्वल टू VAB मॉड वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दिया था 10 ओम, सेकंड में 6 था। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। और जब हम P2 कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वही VAB, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसकी मॉड वैल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब की बार इसकी वैल्यू को 6 ले लेंगे और यहाँ से पावर की वैल्यू वॉट में मिल जाएगी। इज इट ओके? Is this okay? Yes, sir. तो ये बेसिक रूल्स वही है। आप इसमें कोई अगर करंट कैलकुलेट करना चाहता, कोई कहता सर हम इसमें दोनों ब्रांच में I1 और I2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो I1 और I2 का आप ले लोगे तो उसके आप I स्क्वायर R से सॉल्व कर सकते हो, V स्क्वायर I R से कर सकते हो, या फिर किसी ने वोल्टेज और करंट दो निकाल लिए तो VRMS IRMS cos फाई से कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हैं इस बात पे। तो इसके बाद टाइम क्योंकि हो गया है, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा और उसके आंसर भी लिख दूंगा, जिससे आपको उनके आंसर ही पता रहे और आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। पेपर के पार्ट पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। जिनको डाउट है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको डाउट नहीं है दे आर अलाउड टू लीव द क्लास, mark your attendance and enter in your next class, going to start at 11 AM. Yes, any doubt please? सर अभी हमने जो पावर निकाली सर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, सर उसमें हमने एक्सेल को क्यों नहीं कंसीडर किया, एक्सेल और एक्ससी को? पावर के लिए हमने जो बेसिक पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, तो हमने क्या देखा था हमने कि पावर एक एवरेज पावर की जो हम बात करते हैं हमेशा एवरेज पावर ही लेते हैं। तो एवरेज पावर फॉर ए प्योर इंडक्टर इज 0, एवरेज पावर फॉर ए प्योर कैपेसिटर इज 0। ठीक है,
रजिस्टर्स में ही मिलता है। तो ये वी आर में कॉस पाई या आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर बाई सारे फॉर्मूले रजिस्टर्स को लेकर के बनाए के लिए है, बल्कि है ना। विक्रम सर। सर यस बेटा। विक्रम सर प्लीज मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें सर IR IL और IC निकाला था सर, उसमें पावर फैक्टर तो एक ही आएगा ना, मतलब आंसर सेपरेटली लेंगे। आल्सो आई हैव पेस्टेड द सेम इन द चैट तो बॉक्स। यही वाला R by mod Z जिसमें किया था, पासवर्ड इज आल्सो मेंशन्ड देयर। ये नहीं था ये वाला। यस सर। तो इसमें 3 इस वाली ब्रांच का एक पावर फैक्टर आएगा क्योंकि ये रजिस्ट्री ब्रांच है। रजिस्ट्री ब्रांच विल हैव द पावर फैक्टर यूनिटी। जब इस वाली कैपेसिटी ब्रांच के लिए सॉल्व करोगे तो इसको R by Z से सॉल्व करते हैं। इसके लिए रेजिस्टेंस 5 है, Z की वैल्यू अलग है, इसके लिए अलग है। आप कहना चाह रहे हो कि सेकंड और थर्ड में सेम पावर फैक्टर आएगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड और थर्ड में सेम पावर फैक्टर आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम दी गई है, लेकिन उसका नेचर अलग है। सेकंड वाले केस में जो पावर फैक्टर आएगा वो लैगिंग होगा क्योंकि इंडक्टर है। थर्ड वाले में जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग आएगा। और ओवरऑल पावर फैक्टर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे V और I की रिजल्टेंट वैल्यू को देखते हैं। सर यस सर अभी जो सर हाँ पूछिए सर ये जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था सर, वो एक बार बता। यस सर तो उसमें एक डाउट था सर। हाँ सर ये लास्ट वाले में सर, इसमें अगर अपन ने V स्क्वायर बाय R लगाया है फॉर्मूला, तो जब अपन I स्क्वायर इंटू R लगाएंगे जब अपन I स्क्वायर इंटू R लगाएंगे तो वो उसमें भी I निकालने के लिए V अक्रॉस AB लेंगे, और जो उसमें जो रेजिस्टेंस है जो भी उसके थ्रू इम्पीडेंस है वो लेंगे ना। वो I by Z से आएगा, करंट I by Z से आएगी। हाँ करंट I by Z से आएगा, कोई V अपन को मालूम है पैरेलल में सेम होगा। V by Z से, हाँ V by Z से। सर तो उसमें जो अपन उसमें ही मॉड लेंगे ना सर अपन वैल्यू। मॉड हमेशा मॉड वैल्यू लेते हैं जितनी भी सर। तो जहाँ भी सर हर वैल्यू को अपन को मॉड में लेना है सर, जहाँ जहाँ R निकाल रहे हो उधर भी मॉड, V भी मॉड और I भी मॉड। मैं काम करूंगा, मैं सारे फॉर्मूले लिख करके एक फॉर्मूला शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना, जिसमें मॉड वैल्यू लगी हुई है। तो आपके पास एक पेपर रहेगा जहाँ से आप देख सकते हैं। हर वैसे मोस्टली हर जगह हम मॉड यूज करते हैं, ठीक है। ओके लेकिन Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 में मॉड यूज नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू सर। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन बताया था, एक सेकंड वो बता दीजिए। जिस क्वेश्चन यस इस वाले क्वेश्चन में अपन IL कैसे निकालेंगे, मतलब आप नीचे करिए थोड़ा सा। ये मुझे क्या ये IL जो है 100 एंगल 45 डिग्री को निकालेंगे कैसे, ये तो सॉल्व बेटा कैसे करेंगे? आप लेट ज्वाइन करी क्या हाँ यस सर, मैं स्टार्टिंग में लेट हो गई थी बेटा। इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा। और स्टार्टिंग हमने पूरा यही डिस्कस किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया है और उनका कैलकुलेशन डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। और मैंने एक क्वेश्चन भी पूरा डिटेल में कराया है इसके रिगार्डिंग, तो आप उसको देखिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। 15 मिनट की स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग जो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो ठीक है, अभी मैं एग्जाम भी है, एग्जाम ड्यूटी भी है, तो मैं क्लास आपकी लीव करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।